Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and good morning. How are you? सब ठीक ठाक हैं? क्या हाल चाल है सबके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप लोगों की दुआओं से। प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक ऑफ टुडे है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पैथोफिजियोलॉजी में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसका अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप लोगों के सबके स्लैम्स से लॉगिन हो रहे हैं कि नहीं? जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। वालेकुम सलाम जी बच्चों, आई एम फाइन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा टुडे सेशन। नेम से ही शो हो रहा है इन्फ्लामेशन हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके कंटेंट्स कुछ इस तरह से होंगे जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन उसकी डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हम साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन डिस्कस करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक्यूट, क्रॉनिक और ग्रैनुलोमेटोस जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वो किस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी, कैसे बॉडी जो है वो रिएक्शन अपना शो करता है इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, तो कैसे कोई इंजरी होगी बॉडी में तो फिर उससे रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है जी। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ओके जी। नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन क्यों ज़रूरी है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मेन इसके दो पर्पसेज हैं इन्फ्लेमेशन के। टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ द टिश्यू डैमेज। बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ है, कोई सेल इंजरी हुई है, डिजीज हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एब्नॉर्मैलिटी जब बॉडी में आती है तो हम कहते हैं कि ये डिजीज स्टेट है। ठीक है जी। अब डिजीज स्टेट तभी होगी जब कोई ना कोई डैमेज, कोई ना कोई इंजरी अगर बॉडी में हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में ही जो बॉडी रिएक्शन शो करता है या जो पैथोलॉजिकल एक सीक्वेंस चलता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिजीज प्रोसेस है। ठीक है जी। तो इन्फ्लेमेशन क्यों जरूरी है? एक तो ये कि जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसका मेन जो कॉज है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन जरूरी होती है। सेकंड है जी टू रिपेयर इंजर्ड एंड डैमेज टिश्यू। अब पहले तो मेन जो कॉज है उसने उसको एलिमिनेट करना है। दूसरा जो उस कॉज की वजह से जो सेल इंजरी हो चुकी है, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं, जो बॉडी का नुकसान हुआ है, जो बॉडी में प्रॉब्लम आई है, अबनॉर्मैलिटी आई है, उसको फिर उसने रिपेयर करना है। ठीक है जी। उसके लिए भी इन्फ्लेमेशन जरूरी है। इन्फ्लेमेशन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होस्ट। ठीक है जी। बहुत मेन जो है पहले डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, तो वो सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन द बॉडी वुड बी अनएबल टू किल एंड एलिमिनेट इन्फेक्शियस एजेंट। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो बॉडी जो है वो किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर पाएगा अपने आप को, और ना ही उसको एलिमिनेट कर पाएगा, ना ही उसको किल कर पाएगा।
इसलिए वो कभी भी जो पर्सन है जो डिजीज स्टेट में होता है वो रिकवर नहीं होगा फिर। देन लास्ट पे है जी वन ऑफ द इनेट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अब इनेट डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि विद इन आवर्स होता है, विद इन मिनट्स होता है, ठीक है जी। तो ये वन ऑफ द इनेट डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जैसे ही कोई इंजरी हुई है, कोई अटैक हुआ तो फौरन से जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन, हमने पर्पसेस इसका डिस्कस कर लिया। अब मेन है जी डेफिनेशन, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन वेस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यूज इन रिस्पॉन्स टू लोकल इंजरी और टिश्यू डैमेज। अब इसमें ये होता है कि एक सिर्फ एक आप प्रोसेस को नहीं कह सकते, एक इवेंट को नहीं, एक स्टेप को नहीं आप कह सकते कि ये इन्फ्लेमेशन है। इसमें प्रॉपर एक सीरीज होगी, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होंगे, एक कम्प्लेक्स सीरीज बनती है। और ज्यादातर ये वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज में होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। जिन एरिया में लोकल वेसल जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होगी, इन्फ्लेमेशन वहां ज्यादा अकर होगी और उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्स उसका क्विकली आता है। और इसके अलावा इसमें क्या करना होता है, जैसे ही लोकल इंजरी हुई है या कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो वहाँ की वेसल्स को इन्वॉल्व कर लेना है और सारा प्रोसेस जो है वो वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में, और उससे वो इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है जी। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोग्राम लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स। अब लोकली जो बॉडी में रिस्पॉन्स करना है टू द ट्रॉमा, अगेंस्ट द ट्रॉमा, इंजरी या कोई इंफेक्शन हो गया है तो लोकली किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। पीकुलर टू वेस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू। कॉजेज अगर आप इससे देखें तो बहुत सारे कॉजेज हैं, ठीक है जी। उसमें फिजिकल एजेंट्स आ जाते हैं जिसमें हीट आ गई, आपने किसी आपको कोई आपका आर्म जो है या आपका हैंड जो है वो हीटअप हो गया, ज्यादा हीट लग गई, ठीक है। हीट होने से फॉर एग्जांपल किसी का बर्न हुआ है, कोई हैंड बर्न हुआ है या कोई और बॉडी पार्ट बर्न होता है तो क्या होता है, फौरन से रेडनेस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां पे वाटरी डिस्चार्ज भी, अगर ब्लिस्टर वगैरह बन गए हैं तो वाटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये सारा जो है वो इन्फ्लेमेशन का एक्ट होता है। इसके अलावा कोल्ड है, ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा कोल्ड लगी है उसके रिस्पॉन्स में भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। फिर रेडिएशन है, किसी को रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया है, वो सेल इंजरी हो गई है अंदर ही रेडिएशन की वजह से, उसके रिस्पॉन्स में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन है जी मैकेनिकल ट्रॉमा। अब मैकेनिकल ट्रॉमा जो है वो फॉल वगैरह आ सकते हैं या फ्रैक्चर वगैरह आ सकता है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कि कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जो कि कॉज करेंगे, ये आपने केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। वो जैसे ही बॉडी में जाती हैं तो रिएक्शन शुरू हो जाता है, उससे रिस्पॉन्स से इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा इन्फेक्टिव एजेंट बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह ये भी मोस्ट कॉमन है, जो कि इनके अंदर भी पॉइजन वगैरह होते हैं। जैसे ही ये बॉडी में अटैक करेंगे तो वो उसके रिस्पॉन्स में जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और फिर जो है इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिसमें सेल मेडिएटेड आ जाते हैं। सेल मेडिएटेड वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं हुई, ठीक है। इसमें जस्ट सेल्स इन्वॉल्व होंगे, साइटोकाइन्स वगैरह होंगी, साइटोटॉक्सिक वगैरह जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होती है बाय बीटा सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी। व्हाइट ब्लड सेल्स के जो बी सेल्स होते हैं उससे प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही कोई वायरस किसी या बैक्टीरिया ने ऐसे किया तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीजन प्रोडक्शन होती है। तो फिर एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन होते हैं ताकि वो जो है बॉडी जो है उसको एज ए डिफेंस जो है वो लेके चले, तो फिर ये भी जो है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट है जी इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है और इन्फेक्शन क्या है, आप इनको सेम जो है वो टर्मिनोलॉजी में नहीं लेना। इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाय द बॉडी, ठीक है जी। आप उसको डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, उसको प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स कह सकते हैं, और उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। लेकिन इन्फेक्शन में क्या होगा, इन्वेजन इनटू बॉडी by harmful microbes and their resultant
इल इफेक्ट बाय टॉक्सिन, ठीक है जी। उसमें क्या होना है कि माइक्रोब अपनी बॉडी में एंटर होना है और अपने हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो शो करने हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ देयर टॉक्सिन, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं जी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है जी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर आप साइंस इससे देखें तो ये ग्रीक वर्ड में है फर्स्ट वाले, दूसरे जो है वो इंग्लिश है, ब्रिटिश उसमें है। तो रूबर साइन है फर्स्ट, इसको कहते हैं रेडनेस, देन है ट्यूमर, इसको कहेंगे हम स्वेलिंग, फिर कैलर है जो कि हीट कहा जाएगा जिसको, डॉलर है उसमें कहते हैं हम पेन, और फंक्शन लेसो है यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 कार्डिनल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी ये 5 मेन साइंस जो है वो होंगे। तो अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आपके हाथ पे कोई या फिंगर पे कोई कट शट लग जाता है तो क्या क्या होता है, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, हीट भी वहां पे प्रोड्यूस होगी, पेन होगी आपको, और लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि आप उस पॉइंट को मूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। कार्डिनल का मतलब है इंपॉर्टेंट साइंस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप की है, ड्यूरेशन और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एक है ये फ्यूड और सेकंड वन है जी क्रॉनिक, ठीक है। ये फ्यूड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्रॉनिक जो है वो लॉन्ग टर्म में होगी। तो अब हम इसके कुछ आगे स्टेजेस होंगे, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्यूड में होंगे और कौन कौन से क्रॉनिक में। फर्स्ट जो है फ्यूड इन्फ्लेमेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। Acute inflammation persists for few minutes to few days, ठीक है जी। few minutes से लेके few days तक रहेगी and resolve on its own thereafter, और उसके बाद वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। कुछ इस तरह की इंजरीज होती हैं कि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, कहते हैं ना कि वो मेरा पावरमेंट हुआ और स्वेलिंग हो गई है वहां पे, ठीक है जी। वो कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन के बाद वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी और आपकी पेन भी सेटल हो जाएगी, तो वो अक्यूट में आएगी। लेकिन अगर जैसे बर्न वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनको 3rd डिग्री 4th डिग्री अगर बर्न होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो इन्फ्लेमेशन होगी वो भी क्रॉनिक में आएगी, वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स में आ जाती है, ठीक है जी। अगर तो सिंपली बर्न है और 1st डिग्री के बर्न है तो उसमें इतनी ज्यादा वो जो है उसकी ड्यूरेशन नहीं इन्वॉल्व होगी, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगी, ठीक है जी। इट इज अ हेल्दियर रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफन, जो फ्यूड है वो हेल्दियर रिस्पॉन्स में भी आ सकती है। तो उसमें क्या-क्या इफेक्ट्स आएँगे, उसमें है जी वेस्कुलर इवेंट्स और दूसरा है जी सेलुलर इवेंट्स। और वेस्कुलर इवेंट्स मेन चीज़ तो है कि वेसल्स में कौन-कौन से इवेंट्स होंगे, और सेलुलर इवेंट्स है जो कि सेल्स की बेस पे होती हैं, तो आप लोगों ने बायोलॉजी वगैरह में पढ़े होंगे। लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। वेस्कुलर इवेंट्स इंक्लूड जो इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो उसमें 2 तरह के चेंजेस आएँगे। फर्स्ट वन है जी हीमोडायनामिक चेंज, ठीक है जी। सेकंड है चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी। अब हम देखते हैं कि हीमोडायनामिक अगर चेंजेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है जो, तो उसमें कौन-कौन से डायनामिक चेंजेस हो सकते हैं। क्या होगा? सबसे पहले अभी किसी भी कोई भी इंजरी हुई है, कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर हो गया है, उसमें इफेक्ट करना है तो उसके रिस्पॉन्स में जो लोकल हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो किस तरह से शो होगा। मॉडर्न इवेंट्स में सबसे पहले है जी वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टरियोल्स एंड डिपेंडेंट माइक्रोवेस्कुलेचर, ठीक है जी। जिस एरिया में जिस हेल्थ को, जिन टिश्यूज को इन्वॉल्व करेगा, इन्फेक्शन है या इंजरी हुई है, किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले वेजोडाइलेशन होगी आर्टरियोल्स की, ठीक है जी। और उससे इर्द गिर्द के जितने भी माइक्रोवेस्कुलेचर होंगे वो भी इससे आ सकते हैं। फिर वेजोडाइलेशन जैसे ही होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो इस एरिया की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। सराउंडिंग एरिया से, सराउंडिंग वेसल्स से जो ब्लड है वो इंजर्ड पार्ट की तरफ मूव करेगा।
जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो उसको हम टर्म देते हैं हाइपरीमिया, ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, चेंज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी, उसकी जो कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है उस परमिएबिलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और ये एक सीक्वेंस वाइज स्टेप फॉलो होगा, ये हम नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद क्या होना है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, अ टाइप ऑफ एडिमा। जब परमिएबिलिटी में चेंजेस होगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो इंटरस्टेशियल स्पेसेस में मूव कर जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड की कलेक्शन वहां पे हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, और इसकी रिस्पॉन्स में भी एडिमा होगा। सेलुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर हैं, अगर हम देखेंगे तो दो तरह के प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है जी एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स, ठीक है जी। एक्सुडेशन का मतलब होता है माइग्रेशन वगैरह, ल्यूकोसाइड वाइट ब्लड सेल्स की टाइप से हैं, और जो है डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोड्यूस होंगे, और इसकी जो है माइग्रेशन होनी है। दूसरा प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस, ठीक है जी। फेगोसाइटोसिस में एक हमने सीरीज देखा पढ़ा था कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स किस्म का वो है, जिसमें सेल्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी इंगल्फमेंट होती है, और फिर जो बॉडी के जो डिफेंडिव जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोज पे, या जो इंजर्ड पार्ट होता है जहाँ पे सेल्स जो है डिजीज पार्टिकल से इफेक्ट करेंगे, उसको अटैक करेंगे, और फिर उसको किल करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सीरीज है जो कि इसमें इन्वॉल्व होगी। अच्छा जी, एक्सुडेशन ऑफ लिकोसाइड्स, अब इसमें अगर हम देखें तो एक्सुडेशन में क्या क्या होगा, ये फोर मेन चेंजेस हैं जो कि एक्सुडेशन में जो है होंगे। द चेंजेस लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ लिकोसाइड्स आर चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। जब एक्सुडेशन होनी है, माइग्रेशन होनी है, सबसे पहले क्या होना है, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे ना ब्लड के अंदर, तो पहले कुछ ऑलरेडी फॉर्म चीजें हैं उनमें चेंजेस आएगा, ठीक है जी। उसके बाद रोलिंग होगी एंड एडहेजन होगी, फिर होगी इमिग्रेशन, और उसके बाद होगी हीमोटैक्सिस। ये फोर मेन स्टेप्स हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मेन आपको ये याद होना चाहिए कि जब एक्सुडेशन होनी है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है जी चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब अगर आप पिक्चर को पहले देख लें, पिक्चर में एक नॉर्मल एक्सियल फ्लो दिखाया गया ए में, और पिक्चर 2 में मार्जिनेशन एंड पिगमेंटिंग दिखाई गई है, ठीक है जी। तो नॉर्मल अगर पिक्चर ए में शो किया गया है कि ब्लड जो सेल्स हैं वो कम है, ठीक है जी, वो वेन में से पास हो रहे हैं, वेसल्स में से। लेकिन जो दूसरे हैं उसमें अगर आप देखें, एक तो नंबर ऑफ उनका जो इंक्रीज हो गया, दूसरा उनकी पिगमेंटिंग हो गई है। अब तो इसी तरह जो होगा उसमें चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आएंगे। नॉर्मल में ए वाली जो पिक्चर है वो नॉर्मल पर्सन की है, और दूसरा जो है वो जिसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा तो उसकी जो है वो पिक्चर है, ठीक है जी। रेट और ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, जैसे ही ब्लड फ्लो का रेट इंक्रीज होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और साथ में स्ट्रेसिस स्टार्ट हो जाएगी। चेंज इन नॉर्मल एक्सिस फ्लो ऑफ द ब्लड, वहाँ पे ब्लड में स्ट्रेसिस कलेक्शन, वहाँ पे सेल्स की जो है वो कलेक्शन, वहाँ पे स्ट्रेसिस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी रोलिंग एंड एडहेजन। अब इसमें क्या करना है, जितने भी ल्यूकोसाइड्स जो ज्यादा अमाउंट में फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुए हैं, वहां पे वो माइग्रेट करके आए हैं सराउंडिंग एरिया से, उस इंजर्ड पार्ट की तरफ आए हैं, तो क्या होगा, उन ल्यूकोसाइड्स में क्या करना है, रोलिंग ओवर द एंडोथेलियल सेल। जो भी सेल मेम्ब्रेन के जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे, जो वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उसके इर्द गिर्द जो है रोलिंग करना शुरू कर देंगे, और इसके साथ बनाएंगे बॉन्ड बिटवीन ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं और एंडोथेलियल जो सेल्स होंगे वेसल्स के, उसके दरमियान के बॉन्डिंग बनना शुरू कर देगी, उसमें एडहेजन यानी कि उसके साथ उसमें चिपकना शुरू कर देना है। थर्ड में है जी इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स या ल्यूकोसाइट जो भी है थ्रू साइटोप्लाज्म सोल्डोपोर्स, और उसके बाद वो क्या करेंगे, क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, की जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी उसको क्रॉस करेंगे, और इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस हैं या जो इंजर्ड पार्ट है, फिर वहां पे उनकी कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पिक्चर देखें तो फर्स्ट वाले में तो क्या हुआ था, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ फर्स्ट पिक्चर में, रेट उसका इंक्रीज हुआ, ल्यूकोसाइट जो है वो ज्यादा अमाउंट में वहां पे आ गए, माइग्रेट होके वहां पे आ गए, और सराउंडिंग वेसल्स यानी कि उसके जो इंजर्ड पार्ट है उस तरफ आ गए।
सेकंड ने क्या किया, उन्होंने एडहेजन स्टार्ट कर दी, यानी कि जितनी भी मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उसके साथ उन्होंने अटैचमेंट बना दी। अब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन, यानी कि उसने उन वेसल से मूव आउट करना है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाना है। उसको हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिलीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स केमिकल। ठीक है जी, जब उन्होंने आउट ऑफ द ब्लड वेसल से बाहर आना है, वहां पे उन्होंने केमिकल्स अपने स्पेसिफिक रिलीज करने हैं, और इस तरह जो है फिर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। फिर कीमोटैक्सिस है। कीमोटैक्सिस मीन है जी द कीमोटैक्टिक फैक्टर mediated transmigration of leukocytes after crossing several barriers to reach the interstitial tissues is called chemotaxis। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि ल्यूकोसाइट्स का ब्लड वेसल से मूव आउट करना और इंटरस्टिशियल स्पेसिस तक पहुंच जाना, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये कीमोटैक्सिस है। ठीक है जी। अब इसमें कीमोटैक्सिस में भी कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस होती हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स को जो है मूव आउट करने में हेल्प आउट करती हैं, ताकि वो उस प्लेस पे जाएं जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे इंजरी हुई है, ताकि वो वहाँ पे एक तो माइक्रोब्स को किल करें, दूसरा वहाँ पे जो डैमेज हुआ है, टिश्यू डैमेज है, उसको रिपेयर करें। ठीक है जी। तो कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस आप उनको हेल्पर भी कह सकते हैं, जो कि ल्यूकोसाइट्स को मूव आउट करने में हेल्प करें। उसमें कीमोकाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूकोट्रिन्स, प्लेटलेट्स और साइटोकाइंस वगैरह। ठीक है जी, ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस हैं। ये मोस्ट तीन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि तीन जो है मेन रोल प्ले करती हैं, ज्यादातर ल्यूकोसाइट्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आए। नेक्स्ट है जी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस भी एक प्रोसेस है जो कि सीक्वेंस वाइज चलेगा और इसमें इन्वॉल्व होगा। तो फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, is defined as the process of engulfment of solid particulate material by the cell। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, जितना भी सॉलिड मटेरियल होगा, ठीक है जी, जो तो माइक्रोब्स की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई इंजर्ड पार्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई ट्यूमर प्रोडक्शन हो गई है, या सेल्स की अपनी ओवर ग्रोथ हो गई है, किसी भी तरह का सॉलिड पार्टिकुलेट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें क्या होगा, जो हमारे डिफेंसिव बॉडी के जो डिफेंसिव जो सेल्स होती हैं उससे इनकी इन्गल्फमेंट होती है, और बाद में उन जो सॉलिड पार्टिकल है उसकी किलिंग होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइट्स होते हैं जो कि सेल ईटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है जी, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सेल्स को ही ईट कर रहे होते हैं, दूसरे सेल्स को, जो कि डैमेज जो या माइक्रोबियल जो सेल्स होते हैं या जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको जो है ईट करते हैं और बाद में उनको किल करते हैं। अब सेल्स जो है वो दो तरह के इसमें इन्वॉल्व है फेगोसाइटोसिस में, एक है जी माइक्रोफेजिस, दूसरे है जी मैक्रोफेजिस। माइक्रो जो है वो जो साइज में कम होंगे और मैक्रो जो है वो जो साइज में ज्यादा होंगे। अब ये भी एक आगे जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि प्रॉपर सीरीज में होता है कि किस तरह से उसने सेल इनगल्फमेंट करनी है। सेल इनगल्फमेंट करेगा, सॉलिड पार्टिकल की इनगल्फमेंट होगी तो फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर उसकी किलिंग होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट है जी स्टेप्स इन फेगोसाइटोसिस। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट स्टेज। सबसे पहले उसने रिकॉग्नाइज करना है कि किस सेल को उसने अटैच करना है, किसको उसने अटैच करना है, किससे उसने इफेक्ट करना है। ठीक है जी। फिर सबसे पहले रिकॉग्नाइज आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और फिर उसकी अटैचमेंट हो जाएगी। फिर एनगल्फमेंट स्टेज है, देन है जी सिक्रीशन जिसको हम डिग्रेनुलेशन स्टेज कहेंगे, और लास्ट पे है जी डाइजेशन और डिग्रेडेशन स्टेज। ये हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। 4 स्टेजेस हैं मेन, 4 स्टेप्स हैं, ये आप लोगों को सबको बड़े अच्छे से आने चाहिए। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट स्टेज में क्या होगा। आप अगर पिक्चर देखें तो पिक्चर पे आप देखेंगे कि आपको शो हो रहे हैं डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स। ठीक है, जिसमें आईजीजी, ऑक्सोनिन, एफसी रिसेप्टर, लेक्टिन, फिर C3G रिसेप्टर, ये डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है जी।
अब इन्होंने क्या करना है, इनका मेन रोल क्या है, अगर हम ये देखें, इन्होंने क्या करना होता है कि जो भी बैक्टीरिया है या जो सेल मेम्ब्रेन है फेगोसाइटिक सेल्स की, उसके दरमियान इन्होंने बॉन्डिंग जो है उसको शो कराना है। इन्होंने उसको जो है अपनी तरफ अटैच करना है, बैक्टीरिया जो भी सेल्स होंगे उनको अपने साथ अटैच करना है और उसके बाद फिर बॉन्डिंग जो है क्रिएट करनी है। ठीक है जी। To bond the bacteria and the cell membrane of the phagocytic cells, the microorganism gets coated with opsonins, which are naturally occurring factors in the serum. Because the main opsonins present in the serum are IgG, opsonin और lactams। इनका मेन फंक्शन ये है कि जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी वायरल होगा या जो भी डैमेज सेल्स होगा उसमें इसके दरमियान और जो फेगोसाइटिक सेल्स होगा उनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्निशन होनी है उनकी और उनकी अटैचमेंट हो जानी है आपस में, ताकि उनका नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो। देन है जी इंगल्फमेंट स्टेज। जैसे ही फेगोसाइटिक सेल्स ने आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया माइक्रोबियल सेल्स को, उसने अपने रिसेप्टर के थ्रू अपने साथ अटैचमेंट कर ली, फिर इंगल्फमेंट स्टेज है। इंगल्फमेंट स्टेज अगर आप देखें तो फर्स्ट पिक्चर में तो पहले उसने उसको देखा, फिर बाद में उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग जो है उसके वैक्यूल बनाना शुरू कर देगा और बाद में फिर वो बिल्कुल अपने सेल्स के अंदर ही ले आएगा। ठीक है, जो फेगोसाइटिक सेल होगा तो उसमें ये मेन रोल इसका है इंगल्फमेंट स्टेज। Cytoplasmic pseudopods are formed around the particle, enveloping it in a phagocytic vacuole। ठीक है जी, जो फेगोसाइटिक वैक्यूल है उसके वो एज अ इन्वेलप यानी कि एक कवरिंग उसके इर्द गिर्द जो है वो बना देगा। Eventually, the plasma membrane closing the phagocytic vacuole breaks the cell surface, सेल सरफेस को ब्रेक करेगी और उसके अंदर जो है उसको इंगल्फ कर देगा। The lysosomes of the cell fuse within the vacuole and form phagolysosome or phago। ठीक है जी, जो लाइसोसोम होंगे वो फिर सेल्स के जो होते हैं वो वैक्यूल के अंदर बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा और फिर फेगोसोम्स और जो है ना फेगोलाइसोम की शक्ल में जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब इंगल्फमेंट फर्स्ट स्टेज में रिकॉग्निशन थी और अटैचमेंट थी। जैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया सेल को, उसने इस पे क्लिक इसको फेगोसाइट ने जो है वो आइडेंटिफाई किया कि इसमें किस सेल को किल करना है या इस माइक्रोब को जो है वो इफेक्ट करना है, अटैच कर लिया अपने साथ, फिर बाद में उसकी एक साउंडिंग बनाना शुरू कर दी, फिर उस सेल को अपने अंदर ही एडजस्ट कर लिया उसने। ठीक है जी, एक ओवरऑल उसके अंदर एक इन्वेलप बना दिया, वैक्यूल फॉर्म में बन गया और उसको जो है फिर इंगल्फ कर दिया। देन है जी डीग्रेनुलेशन स्टेज। डीग्रेनुलेशन स्टेज में क्या होगा, प्रीफॉर्म्ड ग्रेन्यूल प्रोडक्ट्स ऑफ पीएनएस आर डिस्चार्ज। इसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पीएमएन का मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसमें उसके ग्रेन्यूल जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्चार्ज होंगे। स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स पीएनएस आर रिलीज्ड विद इंटरल्यूकन 2। CNS है जी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन चार फैक्टर्स हैं, ये मिलेंगे और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रिलीज होंगे और वो भी जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर जो भी माइक्रोबियल सेल्स था उससे जो भी अपना इन्फेक्शन को करना शुरू कर देंगे। देन है जी किलिंग एंड डिग्रेडेशन स्टेज। अब उसमें यहाँ पे क्या करना है, किलिंग एंड डाइजेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय द फेगोसाइट्स एज सीक्वेंशियल सेल इज डन। ठीक है जी, उसने यहाँ पे उसकी किलिंग करनी है। पहले उसने केमिकल वगैरह रिलीज किए, उसकी सेल मेम्ब्रेन को, उसकी सेल को, जो माइक्रोबियल सेल होगा उस पर इफेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको वीकन किया और फिर बाद में उसने क्या किया, किलिंग स्टार्ट कर दी और डाइजेशन स्टार्ट कर दी by the phagocytes as Splendid has done. The microorganisms are degraded by the hydrolytic enzyme। अब फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी, वो क्या करेंगे कि जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, जो इंजर्ड सेल्स होते हैं या जो डैमेज सेल्स होते हैं जहाँ पे इंफेक्शन है उस वहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह होंगे या सेल्स होंगे उसकी हाइड्रोलिसिस कराएगा। ठीक है, उसकी उसकी सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन करेगा। मेन फंक्शन ही सेल मेम्ब्रेन का होता है किसी भी सेल की प्रोडक्शन में। तो जब अगर सेल मेम्ब्रेन ही ब्रेक हो जाएगी तो फिर उसको किलिंग और डिग्रेडेशन में उसकी आसानी होगी। ठीक है जी, ये लाइसोसोम की पिक्चर शो की गई है किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, कुछ केमिकल्स हैं जो कि
इफेक्ट करते हैं केमिकल मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें है जी सेल ड्राइव्ड कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ प्लाज्मा ड्राइव्ड हैं, कुछ सेल से प्रोड्यूस होंगे और कुछ प्लाज्मा से। सेल में अगर आप देखें सोर्सेज उसमें मैस्ट सेल्स है, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है जी, जो कि उसका मीडिएटर है हिस्टामाइन। इनसे जो है मैस्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट से जो है ना हिस्टामाइन प्रोड्यूस होगी। और मेन एक्शन जो है इसका जी इंक्रीज परमिएबिलिटी, इसमें क्या करना है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना है, वेसल्स की डायलेशन करनी है, और सेल्स जो है जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो फिर ब्लड वेसल्स से बाहर निकलेंगे और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है जी प्लेटलेट, जो कि उसका मीडिएटर है सेरोटोनिन, और वो भी क्या करेगा, इंक्रीज परमिएबिलिटी, वो भी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कराएगा। थर्ड वन है जी इंफ्लेमेटरी सेल, जिसमें लाइसोसोमर्स आ सकते हैं, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइन्स आ जाते हैं। ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करेंगे, इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स जो है उसमें प्रोड्यूस करना है। इसमें ज्यादातर जो है ये प्रोडक्शन होगी इनका टिश्यू डैमेज में, ठीक है जी। इसके अलावा परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वेसोडाइलेशन ये कराते हैं, उसमें वेसोडाइलेशन ज्यादा होगी, ब्लड की सप्लाई वहां पे ज्यादा होगी। इसके अलावा हाइपरीमिया हमने देखा था कि जब हाइपरीमिया होगा तो वहां पे वार्मथ होगा, ठीक है जी, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा फीवर जो है वो इसके रिस्पॉन्स में होता है, लाइसोसोम जो भी इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं वो इसके रिस्पॉन्स में फीवर भी होगा। देन है जी क्लॉटिंग एंड फिब्रोलिटिक्स, ठीक है जी, इसमें फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं और उन्होंने भी क्या करना है, परमिएबिलिटी वगैरह को इंक्रीज कराना है। फिर प्लाज्मा ड्राइव कुछ सेल्स हैं, काइनिन और कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं, काइनिन और जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है जी, और वो भी क्या करेंगे, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कराएंगे। दूसरा कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं एनाफाइलिन टॉक्सिन, ठीक है जी, एनाफ्लाटॉक्सिन जो है वो इसमें आ सकते हैं, वो भी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसमें C3A और C3G और C5D ये सारे जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। आपने मेन इसका फंक्शन ये याद रखना है, इसमें कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल ड्राइव्ड होंगे, एक होंगे प्लाज्मा ड्राइव, ठीक है जी। उनके नाम याद करें और उनका मेन फंक्शन याद करें, बस ये जो है पूरी पैथोफिजियोलॉजी में सारे बार बार डिस्कस होनी है कि मैं सेल जो है प्लेटलेट्स हैं, उन्होंने क्या उसका मीडिएटर सिस्टम है था, अच्छा जो उसने ये प्रोड्यूस किया, उसका एक्शन क्या था, ज्यादातर उनका ये एक्शन पे जो है पैथोफिजियोलॉजी में ज्यादातर एक्शन होगी स्टेप बाय स्टेप। ये वाले सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये मीडिएटर्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो उन्होंने क्या एक्शन जो है, क्या रिस्पॉन्स अपना शो किया। कुछ इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किए कि जिसमें लाइसोसोम्स जो हैं, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन, अब कुछ इसकी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें पीएनएम, ठीक है जी, पॉलीमॉर्फो पीएमएन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जिसमें आ सकते हैं, जिसमें इनिशियल फेगोसाइटोसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अक्यूट इंफ्लेमेटरी सेल जो है इनका मेन फंक्शन ये है, ठीक है जी। जितनी भी किस्म की फेगोसाइटिस होती है जब इनिशियल स्टेज होती है तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो है वो स्टार्ट करते हैं और साथ में ये इनिशियल सेल है। फिर मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं, ये बैक्टीरियल फेगोसाइटोसिस करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस हैं उससे किल होते हैं। इसके अलावा ये क्रोनिक इंफ्लेमेटरी सेल को कहा जाता है। इसके अलावा रेगुलेट करते हैं लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स, जितना भी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स होता है ब्लड में, प्रोडक्शन उसकी कम करनी है, ज्यादा करनी है, इंफ्लेमेशन ज्यादा करनी है, उसके रिस्पॉन्स में कितने भी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे, ये सारा उस प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। थर्ड है जी लिम्फोसाइट्स, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इनका होता है, सेल से इसमें एंटीबॉडी का कोई रोल प्ले नहीं होता, ठीक है जी। इसके अलावा ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और साथ में रेगुलेट करेंगे मैक्रोफेजी रिस्पॉन्स। अब अगर हम इसको ऑपोजिट याद करें, मैक्रोफेजिस ने लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना है और लिम्फोसाइट्स ने मैक्रोफेजेस के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना है। दोनों एक्चुअली एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना है। देन है जी अजीनोफिल, ये एलर्जिक स्टेट्स होते हैं, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन शो होना होता है, किसी को कोई एलर्जी हो रही होती है तो वो मेन रोल जो होता है उसमें अजीनोफिल्स का होता है। अजीनोफिल ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो फिर वो जो एलर्जी स्टेट आती है। इसके अलावा पैरासिटिक जितने भी इन्फेस्टेशन होते हैं उसमें अजीनोफिल्स का लेवल रेज होगा,
इसके अलावा इसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। देन है जी मैस्ट सेल्स, जो कि रिसेप्टर है फॉर आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है जी। ये एंटीबॉडीज होती हैं, उनको को वर्क करने के लिए भी हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। रिसेप्टर्स रिक्वायर होंगे, एंटीबॉडीज उनके साथ अटैच होंगी और उसके बाद जो है फिर वो किसी टारगेट एरिया पे जाएंगी जहाँ पे वो एंटीजन के साथ अटैच होंगी और एंटीजन पे इफेक्ट करेंगी। तो ये रिसेप्टर है, मैस्ट सेल जो है वो रिसेप्टर से होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स में जिसको हम कहते हैं ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और ड्राइव होते हैं फ्रॉम बी सेल्स, ठीक है जी। क्रोनिक, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सेल्स में से कौन कौन से एक्यूट की हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और कौन कौन से सेल्स हैं जो कि क्रोनिक में जो है यूज होंगे। शेप्स भी इनकी डिफरेंट है, शेप्स से रिलेटेड तो खैर नहीं इतना पूछा जाता, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है और ये कौन सी इन्फ्लेमेशन में यूज होते हैं, एक्यूट में है या क्रॉनिक में, और मेन इनका फंक्शन क्या है, किस तरह की इम्यूनिटी ये डेवलप कराते हैं, किस तरह के रिएक्शन प्रोडक्शन में ये हेल्प आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम इससे देख सकते हैं। देन है जी मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो उसकी मॉर्फोलॉजी जब हमने देखनी है, सबसे पहले होना है सोडो मेम्ब्रेनियस इन्फ्लेमेशन। जो सोडो मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन होगी उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, इट्स अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द म्यूकस सरफेस टू टॉक्सिन्स ऑफ डिप्थीरिया और इरिटेंट जैसे, ठीक है जी। जो म्यूकस सरफेस होगी, सबसे पहले जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उसका उसका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है किसी भी टॉक्सिन से रिलेटेड, या कोई भी इरिटेंट गैसेज होती हैं, या कोई भी बैक्टीरिया या किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो मेन रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कहते हैं कि ये सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। इसके अलावा डिसरेनुडेशन ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है जी, इसमें एपिथेलियम जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। साथ में प्लाज्मा एक्सुडेट्स ऑन द सरफेस वेयर इट कोगुलेट्स एंड टुगेदर विद द नेक्रोज एपिथेलियम फॉर्म्स अ फॉल्स मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब इसमें ये टीथ की जो है, गम्स की जो है, गम स्वेलिंग जो है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी दी गई है। अगर यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है तो क्या होगा कि सबसे पहले जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब होगी, कोई भी टॉक्सिन लगा है, कोई भी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, या कोई भी किसी भी इन्फेक्शन इफेक्ट किया है उसके रिस्पॉन्स में, तो फिर वहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स होंगे उसकी डीजनरेशन होगी, उसकी डिग्रेडेशन होगी, वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद फिर जो है प्लाज्मा जो है एक्सुडेट्स जो बनना शुरू होंगे, जैसे आपने देखा हो पफी पफी से गम जो हैं कुछ लोगों के नजर आते हैं अगर उनको ओरल कैरीज हो या ओरल इन्फेक्शन हो, तो इस तरह से पफी पफी जो है इस तरह की शक्ल उनकी वो नजर आती है, तो कोगुलेट्स वगैरह हो जाते हैं और नेक्रोज जो एपिथेलियम होती है वहां पे कोटेड हो जाते हैं और एक जगह पे फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा है जी अल्सर, फिर अल्सर बनेगा। सबसे पहले फोटो मेम्ब्रेनियस जो है मेम्ब्रेन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा स्टेप है जी अल्सर, उसी एरिया में अल्सर प्रोडक्शन हो सकती है। अल्सर्स आर लोकल डिफेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन प्रोड्यूस्ड बाय इन्फ्लेमेशन। जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेमेशन होगी, ज्यादातर जो है इन्फ्लेमेशन किसी एरिया में रहती है तो वो भी अल्सर को लीड करेगी, ठीक है जी। देन है जी सुप्रेशन, जिसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। फर्स्ट पे है जी सिंपल जो है मेम्ब्रेन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन है, जिसको हमने कहा सोडो मेम्ब्रेनियस इन्फ्लेमेशन। देन अल्सर प्रोडक्शन हुई, फिर उसके बाद है जी सुप्रेशन, यानी कि एब्सेस फॉर्मेशन हो गई। अब एब्सेस फॉर्मेशन में क्या है कि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट इन द इन्फ्लेम्ड टिश्यू रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस। अब न्यूट्रोफिलिक जितने भी ज्यादा वहां पे ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स वगैरह वहां पे ल्यूकोसाइट्स वगैरह न्यूट्रोफिल्स जो भी इन्फ्लेमेशन एरिया में इन्वॉल्व हैं उनकी प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि उन्हीं टिश्यूज को फिर ज्यादा वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जब वो डैमेज करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, एक कैविटी बन जाती है वहां पे जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एब्सेस बन गया है। और उस एब्सेस में फिर क्या होता है कि परमानेंट जो एक्सुडेट है, परमानेंट जो कलेक्शन है फ्लूइड की वो होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये एब्सेस है, ठीक है जी। बॉयल और फर्नंकल इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स इन द डर्मल टिश्यू। अगर आप बॉयल और फर्नंकल अगर आप डिजीज देखें तो हेयर फॉलिकल्स की इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जो कि डर्मल टिश्यू को इन्वॉल्व करती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई हेयर जो है वो फोर्सफुली प्लस हो जाए, तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे फिर उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, एब्सेस वहां पे हो सकता है। तो जब वो ज्यादा सिवियरिटी में जाता है तो बॉल और फंगस ट्रांसफर की शेप में आ जाता है। सेलुलाइटिस क्या है जी? इट्स डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अगर आप इस पिक्चर में देखें, पेशेंट का फेस देखें, तो सॉफ्ट टिश्यूज हैं और उसकी जो है डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको हम कहते हैं कि ये सेलुलाइटिस है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हाइलोजुरिनेडेज रिलीज बाय सम बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं वो अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये कुछ स्प्रेडिंग इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जैसे रिलीज होती हैं, जैसे ही बॉडी पे इफेक्ट करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में फिर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा और उसको हम कहते हैं कि सेल्फ इन्फ्लेमेशन हो गई है। सॉफ्ट टिश्यू जो है जब इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कह देते हैं कि ये सेलुलाइटिस है। इसके अलावा है जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, इसमें आ सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया और पायडीमिया, पायनिया, ठीक है जी। सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के? उसमें फीवर हो सकता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होनी है, जब भी कोई इंजरी होती है तो फीवर जो है मोस्ट कॉमन है। किसी भी डिजीज पर्सन में सबसे पहला मेन जो साइन आता है वो फीवर का ही आता है, ठीक है जी। क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो रही है, ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो वो फिर फीवर को जो है मेन इफेक्ट आता है। दूसरा ल्यूकोसाइटोसिस होगी, तीसरा है जी लिम्फेडिनाइटिस होगा, और फोर है जी शोक। ये मेन फोर सिम्टम्स हैं और इफेक्ट्स हैं जो कि सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में आते हैं। स्टेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, उसमें रेगुलेशन है, फिर हीलिंग है बाय स्कैरिंग, और प्रोग्रेशन टू सप्रेशन है, एंड प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्या क्या यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये चार है। एक तो रेगुलेशन हो सकती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई थोड़े देर के लिए हुई, 2-3 दिन के बाद पूरी सेटल हो गया, और तो उसको हम कहते हैं कि रेगुलेशन आ गई। या फिर हीलिंग बाय स्कैरिंग, वहां पे स्कैरिंग पस वगैरह प्रोडक्शन हुई या कोई वाटरी डिस्चार्ज हुआ, वो निकल गया, उसके बाद वहां पे स्कार वगैरह बने और उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। थर्ड है जी प्रोग्रेशन टू सुपरेशन, सुपरेशन वगैरह में लीड करेगा, ठीक है जी। एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है वहां पे, अगर ज्यादा सीरियस इन्फ्लेमेशन है तो वो कर सकता है। तीसरा है जी प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुई, प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लीड करेगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर हम देखिए कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन अकर एट द सेम टाइम, ठीक है जी। ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो भी होगी उसको हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक है। अगर फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक तक होगी तो वो दूध में आएगी, लेकिन ये ज्यादा टाइम के लिए आएगी। कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग डिनोवो। यानी कि एक्यूट जो है बार बार हो रही है, ठीक है जी, या एक्यूट जो है वो ट्रीट नहीं हुई तो वो भी क्रॉनिक को लीड करेगी। तो मेन जो है वो एक्यूट ही इसका पॉजिटिव फैक्टर है। आई थिंक तो काफी है आज लोगों के लिए इतना। नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके जी, अटेंडेंस टाइम। तब तक अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ साथ आप लोग इसको स्टडी करें ताकि आप लोग जो है ना इसको लर्न करें। अगर आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके साइड से गुजरेंगी, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। जी स्टूडेंट, सब क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग से पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।